हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके आप रख सकते हो। एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको फाइनेंस एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड क्लासेस कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को और देखने को मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में यहाँ पे बात करने वाले, जो कि हर कोई देखा गया तो कल भी परसों भी जितने भी अभी डेली हम लोग वीडियोस तो यहाँ पे कवर करते ही है। तो कमेंट सेक्शन में तो इससे रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे पूछा ही जाता है। तो चलो इसी सारी चीज़ों को कंपाइल करके एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो भी फर्दर स्टडी कर सकते हो। हर कोई पूछ रहा है सर क्या मार्केट में क्या कोई बड़ा क्रैश यहाँ पे आने वाला है, क्या बाजार यहाँ पे जोरदार तरीके से यहाँ पे गिरने वाला है। ठीक है, अभी ऐसा वो क्यों पूछ रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। देखिए, अगर देखा गया तो चीज़ें दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है इंटरनल रीज़न, दूसरा होता है क्या, एक्सटर्नल रीज़न। अभी देखिए, इंडिया पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें, वो पता नहीं आगे जाके क्या होगा करके, बट जो ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या मार्केट यहाँ पे जोरदार गिरेगा, वो खास करके एक्सटर्नल रीजंस के चलते ही पूछे जा रहे हैं। अब आप बोलेंगे एक्सटर्नल रीजन, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, तो दोस्तों इसके पीछे दो बड़े लॉजिक एंड कारण हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कारण मतलब क्या, कुछ हिंट्स मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब देखिए, अगर शेयर मार्केट में अगर हम बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, फंड मैनेजर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एंड अगर ऐसे दिग्गज इन्वेस्टर अगर अपना पैसा मार्केट में नहीं लगा रहे हैं, या फिर अगर वो कैश होल्ड करके बैठे हुए हैं, तो फिर वो चर्चा का विषय बनता ही बनता है। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसे वैसे इन्वेस्टर फंड मैनेजर्स की बात नहीं हो रही है कि जिन्होंने कैश होल्ड किया है। हम लोग बड़े फंड मैनेजर, बड़े इन्वेस्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड उसमें से एक को तो इंट्रोडक्शन की भी यहाँ पे जरूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सो किन की बात हो रही है दोस्तों, तो पहला तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इनकी बात यहाँ पे हो रही है। सो इनका नाम क्या है दोस्तों, तो इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाकर आपको यहाँ पे बताया था। इनका पूरा नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट इनको शॉर्ट फॉर्म मार्क मोबिस के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। सो मार्क मोबिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये इमर्जिंग मार्केट के फंड मैनेजर एंड उसी के साथ साथ फाउंडर भी देखने को मिल जाते हैं। मोबिस कैपिटल पार्टनर्स एलएलपी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, एंड इनको जो पहचान यहाँ पे मिली थी मार्क मोबिस की अगर हम लोग बात करें, किस चीज़ को लेकर इनको पहचान मिली थी, यस, इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस, कौन सा, जो 2008 की जो मंदी हम लोग को देखने को मिली थी ना, उन्होंने पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये अभी की बात नहीं है, पुरानी बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। एंड तभी जो ये फंड मैनेजर है, तो उन्होंने क्या किया था, अपना जो पैसा है और अपने जितने भी जो क्लाइंट्स रहता है उनका पैसा कैश में होल्ड करके रखा था। क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया था कि बहुत बड़ी गिरावट आने वाली है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। 7-8 के आसपास उन्होंने बात बताई थी। एंड उसके बाद 2008 हुआ, आपको पता ही है, लेमन ब्रदर्स बैंक कोलैप्स हो गई। देन 2009 में हमारे मार्केट में मंदी बहुत बुरे स्तर पे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई और पूरे ग्लोबल लेवल पे बहुत बुरी तरीके से हम लोग को रिसेशन मंदी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो उसके बाद मार्क मोबिस का नाम हम लोग को काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को यहाँ पे मिला था। सो ऑब्वियसली मार्क मोबिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बताने का मकसद क्या है कि इतिहास में उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बोली थी और तभी उन्होंने कैश यहाँ पे होल्ड किया था। एंड उसके बाद 2008 का बड़ा क्रैश हम लोग को देखने को मिल रहा था। अभी सिमिलर वे अभी भी वो इसी प्रकार की चीज़ें वापस लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब देखिए, उनका अपना खुद का फंड चलता है और वहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क मोबिस की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने बताया कि उनका फंड 95% कैश होल्ड कर बैठा हुआ है। उन्होंने निवेश नहीं किया है। उन्होंने बोला कि हम लोग अपॉर्चुनिटी का मतलब इंतजार करेंगे, एंड इसीलिए 95% कैश में है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ट्रेड वॉर से रिलेटेड रिस्क। सो इस पॉइंट को लेकर मार्क मोबिस अभी भी हम कह सकते हैं कैश पर बैठे हुए। अगर मैं पूरा अगर प्रॉपर डिटेल्स को अगर आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हो, बड़े इन्वेस्टर मार्क मोबिस, ठीक है, इज कीपिंग अ बल्क ऑफ हिज फंड होल्डिंग इन अ कैश। क्यों, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि फिलहाल मार्केट में ट्रेड रिलेटेड हेवी अनसर्टेनिटीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश की, इट माइट बी आने वाले नेक्स्ट 5-6 महीने तक इसी प्रकार के हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो पैसे हैं वो फिलहाल तो कैश में होल्ड करके यहाँ पे रखे हुए हैं। सो ऑब्वियसली ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने ये बात यहाँ पे बोली थी, ऑलमोस्ट 95% के आसपास कैश। एंड उन्होंने ये भी कहा था, कैश मतलब क्या, ऑब्वियसली इन्वेस्ट करने के लिए वो पैसा रखते, तो उन्होंने ये भी कहा है कि कैश रखा है एंड बी रेडी टू मूव व्हेन द टाइम इज राइट। तो उन्होंने बोला हम सही टाइम का इंतजार करेंगे और फिर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम
उनको ऐसा लगता है कि ये टाइम बिल्कुल भी यहाँ पे सही है नहीं, क्योंकि फिलहाल जिस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, काफ़ी अनसर्टेनिटी के चलते माहौल खराब भी यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करें तो मार्क मोबिस इमर्जिंग मार्केट को लेकर भी उन्होंने बात की, जहाँ पे इंडिया की बात उन्होंने यहाँ पे की थी और उन्होंने बताया था कि करंट सिनेरियो में इंडिया क्वाइटली अच्छा कर सकता है, बट आगे देख सकते हो दोस्तों, उन्होंने बट भी लगाया है। उन्होंने क्या बोला, करंट सिनेरियो में इंडिया अच्छा कर सकता है, बट हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया जो ये फिलहाल की जो चीज़ें यहाँ पे चल रही है उसमें कैसे मतलब डील करता है। मतलब आपको पता ही है भाई, ट्रंप ने टैरिफ खेलना स्टार्ट किया है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि मैं टैरिफ हटा दूंगा, बट आपको निगोशिएशंस करने पड़ेंगे। तो इंडिया किस हद तक और क्या प्रकार से निगोशिएशन करते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या आउटकम निकल कर आता है, उस हिसाब से उन्होंने बताया फिर देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसा परफॉर्मेंस करेगा। बट उन्होंने बोला है कि करंट सिनेरियो में इंडिया एक थोड़ा आगे चल रहा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। और हम लोगों ने रिसेंटली देखा भी था कि ट्रंप के साथ बहुत कुछ हम लोग को बातचीत निगोशिएशंस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी तक कोई फाइनल आउटकम हमारे सामने तो आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो इसीलिए जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि मार्केट से रिलेटेड कि गिरावट की बात यहाँ पे क्यों की जा रही है, बिकॉज जब भी उन्होंने कैश होल्ड किया है बड़े मात्रा में, तो यही बातें हाईलाइट होती है कि भाई मार्केट में ज़बरदस्त रिस्क है। और उन्होंने ये भी बताया कि टैरिफ के चलते, उनका ये रीज़न उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि टैरिफ के चलते ही मैं ये डिसीजन फिलहाल तो लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये तो मार्क मोबिस की बात हो गई। देन सेकेंड व्यक्ति जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं भाई, वॉरेन बफे जी। यस, वॉरेन बफे जी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, बर्कशायर हैथवे जो उनकी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो वो भी रिकॉर्ड कैश पर बैठी हुई है, $347.7 बिलियन। यस, रिसेंटली भी जो Q1 का जो डेटा आया था, वहाँ पे Q1 रहता है, क्योंकि कैलेंडर ईयर के हिसाब से जैन फेब मार्च के हिसाब से अप्रैल में जो डेटा आया था, तो Q1 में आप देख सकते हो $347 बिलियन के आसपास उन्होंने क्या किया है, कैश होल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके पीछे का रीज़न भी उन्होंने क्या बताया है, आप देख सकते हैं रीज़न, टैरिफ अनसर्टेनिटीज़। मतलब मार्क मोबिस की बात कर ले या फिर वॉरेन बफे जी की बात कर ले, ठीक है, मतलब बर्कशायर थे अभी उसी के वो सीईओ थे, अभी तो वो स्टेप डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, रिटायर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है, दोनों कैश होल्ड करें, और दोनों में अगर कॉमन चीज़ निकालने वाली है तो वो है कि ट्रंप के टैरिफ के चलते जो अनसर्टेनिटी है, इस चीज़ के चलते हर कोई परेशान है। एटलीस्ट उनकी तो बात अगर मैं करूँ, एंड वॉरेन बफे जी ने तो रिसेंटली वार्निंग भी दी थी, उन्होंने इतने कठोर शब्द इस्तेमाल किए थे, उन्होंने बोला था कि वी वुडंट बेट ऑन अ करेंसी गोइंग टू हेल। मतलब ऐसी करेंसी भाई जो नरक में जा रही है, नीचे 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 ही चली जाएगी, इस प्रकार की चीज़ें डिसीजंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं, ऐसे करेंसी में हम निवेश ही नहीं करेंगे, हम बेट ही नहीं लगाएंगे। एंड ये बहुत बड़ी वार्निंग यहाँ पे वॉरेन बफे जी ने ट्रंप को यहाँ पे दी थी यूएस डॉलर को लेकर, ठीक है, क्योंकि ये जो भी ट्रंप के अकॉर्डिंग कि भाई वो यूएस डॉलर को बहुत माइटी बनाएंगे और ज़बरदस्त बनाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए तकलीफ रहेगी, लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। तो वॉरेन बफे जी ने साफ साफ चेतावनी देके रखी हुई है भाई, इस चीज़ के चलते लोगों का ट्रस्ट ब्रेक होगा, ठीक है, करेंसी की भी हालत ख़राब हो जाएगी और डॉलर इतना ब्रेक हो जाएगा कि वापस खड़ा होना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। एंड इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इन्हीं सभी चीज़ों के चलते वॉरेन बफे जी भी हम लोग को कैश होल्ड करते हुए देखने को, ज़्यादा से ज़्यादा कैश होल्ड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और उनका भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी एक पॉइंट में ये बात बताई थी कि इमर्जिंग मार्केट में वो आने वाले समय में क्या कर सकते हैं, अपना जो रिकॉर्ड कैश है वो यहाँ पे लगा भी सकते हैं। अब इमर्जिंग मार्केट में बहुत सारे मार्केट आते हैं भाई, हमारा मार्केट भी आता है, बट फिलहाल अगर देखा गया तो उनका फेवरेट मार्केट तो जापान ही लग रहा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने 5 जापानीज कंपनीज के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए थे, कुछ में तो अपना एक्सपोजर भी यहाँ पे बढ़ा दिया था। एंड रिसेंटली जब डॉलर को लेकर भी उन्होंने वार्निंग दिया था, तब उन्होंने ये भी कहा था कि येन का परफॉर्मेंस, येन मतलब जापानीज येन की हम बात करें, उनके करेंसी को, जापान की करेंसी को जापानीज येन बोलते हैं, तो वो अच्छा यहाँ पे कर सकता है। तो हम स्पेसिफिकली ऐसा बोल भी सकते हैं, जो वॉरेन बफे जी ने बात बोली है, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ट्रंप के रवैये के चलते डॉलर के ऊपर काफ़ी कम हो रहा है, एंड जापानीज येन के ऊपर एंड जापान के इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनका भरोसा लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हमें ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि करेंसी अप्रिशिएट होगी तो आपके इन्वेस्टमेंट को और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी जरूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी चीज़ों के चलते कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि ये 2 पॉइंट्स हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, इसी चीज़ के चलते यहाँ पे वो कैश होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। और चर्चा यहाँ पे हो रही है क्या क्या बड़ा कोई क्रैश आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आप लोग पूछ रहे थे सवाल, उसी से रिलेटेड ये वीडियो मैंने कवर यहाँ पे किया है। तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, यस, ट्रंप के टैरिफ के ऊपर ही आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए कि आगे जाके अब ये क्या करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बार बार रिपीट किया है, ट्रंप ने कोई रेसिप्रोकल टैरिफ को जीरो नहीं किया है, ना ही तो उन्होंने हटाया, उन्होंने जस्ट पोस्टपोन किया है, जो कि 9 जुलाई को अगला महा एपिसोड हम लोग को देखने को मिलने वाला है। वापस वो कौन सी लिस्ट लेकर आएंगे, किसके ऊपर क्या लगेगा नहीं लगेगा,
हाईली अनसर्टिनिटी हम लोग को देखने को आप में मिल रही है। ठीक है, देखिए छोटा मोटा पैसा लगाना अलग बात, बड़ा पैसा लगाना है उसमें तो भाई इतनी अनसर्टिनिटी है। अब बड़ा पैसा लगा दोगे एंड बाद में पता चलेगा इन्होंने टैरिफ खेल खेलना स्टार्ट किया, कंपनीज के रेवेन्यू उड़ गए, प्रॉफिटेबिलिटी उड़ गई, तो दिक्कत यहाँ पे हो जाएगी। और देख भी रहे हो आप, कितने सारे अमेरिकन कंपनीज अपने रेवेन्यू बताना, मतलब आगे की जो फोरकास्टिंग है वो बताने से रिलेटेड ही मना यहाँ पे कर रही है, या फिर बहुत कुछ रेवेन्यूज जो उन्होंने पहले बता के रखे थे वो उन्होंने कम करके रखे हुए। मतलब ट्रम्प के चलते ही, उनके टैरिफ के चलते ही हर कोई परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यही वन ऑफ द मोस्ट अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक रीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों जिनको ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए था उनको ये वीडियो मिला होगा, तो आप भी चाहो तो फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।